गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक हमने स्टार्ट किया था। ये सेकेंड मॉलिक्यूल है जो हमारे सिलेबस में है, क्विनोलिन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसको सर्कल के साथ भी दिखा सकते हो। ये नंबरिंग है इस पर 1 2 3 4 5 6 7, आपको याद भी रहेगी। हेट्रो एटम से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं जो सिलेबस में है, स्क्रैप सिंथेसिस। और भी आपसे पूछा जा सकता है बट ये मेन है, और पहले ये याद कर लेना अगर आपके पास टाइम बचा हो तो, जो आपको एक दो और आप बुक से याद कर सकते हो। तो स्क्रैप सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं ग्लिसरीन और नाइट्रोबेंजीन के साथ। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 और फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे कि रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, वॉयलेंट नहीं रहता, थोड़ा माइल्ड हो जाता है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल कंडेंस आपस में रिएक्ट होकर ये कंडेंस हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका क्विनोलिन बन जाएगा। और जो ये नाइट्रोबेंजीन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है। और ये हमें ऐसे लग रहा है कि एनिलीन ने रिएक्ट ही नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। ये नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हो गया है, इसने अपना रोल प्ले कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और ये खुद रिड्यूस हो जाता है और C6H5NH2 बन जाएगा। साथ में क्वार्टर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है मैकेनिज्म की? सबसे पहले जो हमारा ग्लिसरोल है, एसिड की प्रेजेंस में वो हाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा इसका, और आपके पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा याद रखने के लिए मैंने ये दिखाया आपको। तो ये CHO बचा ऊपर, यहाँ पे CH बचा और नीचे CH2। तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम एक्रोलीन कहते हैं। जो यहाँ बचा CH2 CH CHO, ये आगे जाके एनिलीन से रिएक्ट करता है। तो एनिलीन के केस में इंडोल सिंथेसिस में हमने क्या यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था फिनाइल हाइड्राजीन और एसीटोन। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। फिर फिनाइल हाइड्राजोन जो बनता है उसको हम पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, जो आगे फिर फर्दर रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर हम एनिलीन से रिएक्शन बना रहे हैं, फिनाइल हाइड्राजीन नहीं यूज़ कर रहे। एनिलीन और एक्रोलीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो ये नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर करता है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट कर लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ से एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर OH आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होता है और इसको टोटोमेरिज्म हम कहते हैं, जहाँ पर अब ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो OH है उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये कार्बन इस बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये टोटोमेरिज्म हुआ है यहाँ। ठीक है, आपको याद भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं करके दिखा देती हूँ थोड़ा। जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, ये कीटो फॉर्म है। मैं वैसे बताने के लिए बता रही हूँ। तो क्या होता है कि ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और आपके पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड COH। तो ये इनोल फॉर्म होता है। इसमें डबल बॉन्ड यानी इन भी है और ओल भी है। तो यहाँ पर ये इनोल है। अब जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म होता है, तो ये कीटो फॉर्म में टोटोमराइज हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है,
ये H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है ये वाला ऑक्सीजन, प्रोटोनेशन हो जाती है यहाँ पर और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन आइटम है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस हाइड्रोजन को बाहर भेज देंगे, क्योंकि एसिड कैटलिस्ट होता है ना, तो कैटलिस्ट का काम होता है आके रिएक्शन कराना और फिर निकल जाना। तो यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ये वाला। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे OH है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो नाइट्रोबेंजीन है वो अपना रोल प्ले करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके पास बचेगा। इसी को हम रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा सकते हैं और जो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं वो इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। तो ये शायद वैसे ही दिखाया हुआ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए ऐसे। तो रिडक्शन को हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से ही दिखाएंगे, ये बेटर वे है शो करने का। तो ये हमारा मैकेनिज़्म था, थोड़ा सा 6 स्टेप प्रोसेस है, आपको हो सकता है लेंथी लग रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और प्रैक्टिस से ही याद होगा और कोई तरीका नहीं है। अपने टाइम पे सभी को करना पड़ता है, तो इस टॉपिक को आप भी कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी भी, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा है आपके सिलेबस में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। फिर ये क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी थे। यहाँ से हमारे पास यही क्वेश्चन आया है, क्रॉप सिंथेसिस इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो आप बताओगे क्विनोलिन। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। और या फिर इसका मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इनके मैकेनिज्म तीनों के ही। एक हम कर चुके हैं, दूसरा आज हमने कर लिया, तो कोई भी एक आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो हमने प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया, फिर हम डिस्कस करते हैं क्विनोलिन की प्रॉपर्टीज़। ये कलरलेस लिक्विड है, इंडोल सॉलिड था, मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड होता है क्विनोलिन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 238 डिग्री सेल्सियस। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पहले तो सिंपल है ये, इसमें आप इसके बॉन्ड चेंज कर रहे हो, बस ये वाले बॉन्ड हमने चेंज कर दिए यहाँ पे। फिर हम नाइट्रोजन का जो के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं कि ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये वाले कार्बन पे, जो फिर रिंग में रेजोनेट करता है और यहाँ पॉजिटिव आता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सेकेंड, जैसे हम ऐसे नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकेंड और 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। लेकिन थर्ड पोजीशन इस रिंग में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 5th और 8th पोजीशन पे जाता है। आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। आप इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हो। इसकी रेजोनेंस एनर्जी 198 किलो जूल पर मोल है, जो कि इंडोल के कंपैरेबल है, उसकी 200 थी। ये आपको याद होना चाहिए। वैसे इस पे कम क्वेश्चन आता है और कंडेंस्ड वाले पे, बट स्टिल आप रिमेंबर कर लेना। ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, दिख ही रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये भी हकल्स रूल को ओबे करता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसकी बेसिसिटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो ये एक बेस की तरह एक्ट करता है और सॉल्ट बनाएगा एसिड के साथ भी और अल्काइल हैलाइड के साथ भी। तो अगर जब आप एसिड से ट्रीट करोगे तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगी नाइट्रोजन पे और इस तरीके से ये सॉल्ट बन जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर आ गया। और अगर आप इसको अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हो तो CH3 नाइट्रोजन के पास चला जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आयोडीन बाहर रहेगा, तो ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों ही रिएक्शंस इसके बेसिक बिहेवियर को शो करते हैं और इसकी बेसिसिटी एनिलीन के बराबर है। एनिलीन आपको याद होगा, बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप है जो इसकी सिंथेसिस में भी हमने यूज़ किया है, इस मॉलिक्यूल के बराबर है इसकी बेसिसिटी, तो रीज़नेबल है। फिर हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसका मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। इसमें 2 रिंग्स हैं। आउट ऑफ द 2 रिंग्स जो हमने उनको नाम दे दी, ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है जिसमें सिर्फ कार्बन की स्केलेटन है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जो पिरिडिन रिंग है। तो जो पिरिडिन रिंग है वो जिसमें नाइट्रोजन है वो पिरिडिन से रिजेंबल करता है, और जिसमें कार्बन्स हैं ये बेंजीन रिंग से रिजेंबल करता है। जो प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करते हो ना जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो जो ये वाला पार्ट है ये बेंजीन की प्रॉपर्टी शो करता है, सॉरी पिरिडिन की, और जो ये वाला पार्ट है ये बेंजीन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो वो पिरिडिन के कंपैरिजन में बेंजीन रिंग पे इजीली होता है और 5 और 8 पोजीशन पे होगा। ऊपर हमने देखा भी था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रिंग में, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 5 और 8 पोजीशंस पे होगा। अब आप क्या करते हो, आपने क्विनोलिन को लिया, हम इसकी 3 रिएक्शंस यहाँ देख रहे हैं। एक तो है ब्रोमिनेशन, जो हम सिल्वर सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ब्रोमीन 5th पे भी आ सकता है, 8th पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। अगर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक के साथ तो नाइट्रेशन ही होता है। अगर आपको सल्फोनेशन करना है तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। जो H2SO4 है ये थोड़ा माइल्ड कर देता है रिएक्शन को, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना वो कई बार प्रोडक्ट जो आपका रिएक्टेंट है उसी को ऑक्सीडाइज कर देती है, तो थोड़ा सा ये हेल्प करता है टू द पॉइंट होने में। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे, सिंपल है। सल्फोनेशन जब हम कर रहे हैं तो 5 और 8 बनता है। तो क्या देखा गया, जो 8 वाला ये मेजर प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनता है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। 3 ही रिएक्शन है ये यहाँ पर। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि जो ब्रोमिनेशन है वो हाईली एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, जो हमने सिल्वर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है पीछे। और लेकिन अगर हम इसको वेपर फेज में करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन 3rd पोजीशन पे होता है, यानी पिरिडिन रिंग पे, और अगर बहुत हाई टेम्परेचर हमने यूज़ किया है तो 2nd पोजीशन पे ही हो जाएगा जल्दी जल्दी में। और जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो 5 और 8 प्रोडक्ट आ रहा है, और नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हम यूज़ करते हैं तो 3 नाइट्रो डेरिवेटिव बनेगा, यानी 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा पिरिडिन रिंग में। ये ऑब्जर्वेशंस हुई जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जब हमने डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ किए। फिर हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज़्म में सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि आप एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कीजिए जो हम EZ से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो Z है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के, और Z नेगेटिव बन जाता है, यहाँ पे E पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर जो ये E पॉजिटिव है ये कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, मुझे कोई मदद कर दो। तो जो क्विनोलिन इलेक्ट्रॉन रिच, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिच सेंटर है, ये कहता है चलो हम हेल्प कर देंगे। अब यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये 4 पोजीशंस बचे। यहाँ पर ये वाला मान लो बॉन्ड अगर इससे
इंटरेक्ट करता है तो हम 5th पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जो फिर रिंग में रेजोनेट करता है ऐसे। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा, फिर ये बॉन्ड भी यहाँ शफल कर सकता है। तो इधर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर जा सकता है तो इधर पॉजिटिव आ जाता है। फाइनली फिर ये इधर जा सकता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो इसलिए साथ के साथ ये वाला मूवमेंट भी हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आता है। तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और जो Z नेगेटिव था वो इस कार्बन जिस पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगा है इसी हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और रिंग रीस्टोर हो जाती है और सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फिर जब हम बात करते हैं कि 8th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम यहाँ अटैच कराएंगे, यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे, तो फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये फिर से रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पर हम एक्सेट्रा लिख देंगे। पेपर में भी आप ऐसे लिख सकते हो, आपको ये सब ड्रॉ करने ना आ रहे हो तो आप यहीं तक लिख देना, गलत मत लिखना। ज़्यादा लिख के गलत लिख दोगे तो उसमें नंबर कट जाएंगे। जो गलत चीज़ का ना टीचर नंबर काट लेता है, उसका ध्यान ना फिर उस गलत चीज़ पे ही चला जाता है। अगर आप कम लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, तो वो आधा नंबर ही काटेगा। कोई 3 मार्क के क्वेश्चन में पूरा भी दे सकता है आपको स्कोर। लेकिन अगर आपने लिखा और गलती कर दी इतने सारे रिएक्शन दिखाने में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाने में, तो फिर आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए आपको अगर ये इतना ज़्यादा करना ना आ रहा हो तो बस आप यहीं तक दिखा देना, बस ये वाला मत दिखाना, बस यहाँ से दिखा के ऐसे करके एक्सेट्रा लिख देना। फिर नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करा देना, तो भी आपका मैकेनिज़्म पूरा माना जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है कि ऐसे भी हो सकता है। फिर हमने 8th पोजीशन का देख लिया, यहाँ इस केस में ऐसे होगा। अब जैसे हमने पिरिडिन के केस में देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, तो हम यहाँ अब न्यूक्लियोफिलिक भी देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2nd पोजीशन पे होता है। पिरिडिन के केस में आपको ध्यान हो तो पिरिडिन के केस में भी सब्स्टिट्यूशन जो है न्यूक्लियोफिलिक वो 2nd पोजीशन पे ही होता है। जो हमने बात की थी चीची बबीन रिएक्शन की, उसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सोडियम अमाइड से हम ट्रीट करते हैं, सोडामाइड भी इसको बोल देते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2 होगा। ये जब अटैक करता है तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन हट जाता है और NH2 आके अटैच हो जाता है। इसी तरीके से एन-ब्यूटाइल लिथियम है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला अल्काइल ग्रुप, तो यही आके अटैच होगा और लिथियम हाइड्राइड निकल जाएगा। फिर जब हम रिडक्शन करते हैं तो 3 प्रोडक्ट आते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिएजेंट। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हो तो सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस होगा, जो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है। इससे आपको 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन मिलता है। फिर जब आप टिन HCl या फिर हाइड्रोजन निकल यूज़ करते हो तो पिरिडिन रिंग रिड्यूस हो जाएगी। बेंजीन रिंग को रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है, आपको थोड़ा सा हमें और बेहतर कंडीशन देनी पड़ती है। तो ये आपके पास बनता है 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। ठीक है, मैंने आपको बताया एक एक हाइड्रोजन पहले ही होता है, एक और एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। अगर आप हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो एसिटिक एसिड में तो सारे के सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और डेकाहाइड्रोक्विनोलिन बनेगा। यहाँ वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन आते हैं
इसलिए बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन आते हैं, तो ये डेकाहाइड्रोक्विनोलिन बन जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग प्रोडक्ट, सब कुछ ही याद करवा रही हूँ मैं, आपको लग रहा होगा, बट टाइमली करेंगे तो मुश्किल नहीं है, फिर सिलेबस में पूछ ही लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो KMnO4 से करेंगे। पहले पार्ट में बेंजीन रिंग उड़ जाएगी, और जो बिल्कुल ये वाले कार्बन है ना, ये वाले कार्बन तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और जो ये वाले COH की फॉर्म में रह जाते हैं। फिर जब आप हीट करते हो तो एक CO2 ये वाला सेकंड वाला निकल जाता है, सिर्फ H बचेगा और इधर COH बचता है। इस मॉलिक्यूल को हम निकोटीनिक एसिड कहते हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा पूछा जा सकता है, आप ऐसे इनको A और B के फॉर्म में बता देंगे और आपसे रिएक्शन पूछेंगे। ये pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको क्विनोलिनिक एसिड भी हम कहते हैं। फिर हमारा लास्ट मॉलिक्यूल है इस टॉपिक का, आइसोक्विनोलिन, जिसमें नाइट्रोजन यहाँ है सेकंड नंबर पे। तो ये रेयर एग्जांपल है जहाँ पे हेटेरो एटम से नहीं नंबरिंग स्टार्ट हो रहा। इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो है बिशलर नेप्रेस्लस्की सिंथेसिस, सिलेबस में डायरेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, बीटा फिनाइल इथाइलमाइड यूज़ कर रहे हैं, उसको POCl3 से ट्रीट करेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, तो साइक्लोडिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा और साइक्लाइजेशन भी होगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। फिर जब हम इसको प्लेडियम और कार्बन से ट्रीट करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, और या सेलेनियम से कर सकते हैं, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। अच्छा, अब आपने ये सोचा होगा ये स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो जैसे कि आपको पहले पता है, ये आपके अमाइड होते हैं, ऐसे यहाँ NH2 हो तो अगर इस पे इथाइल लगा हुआ है तो यहाँ CH3 होना चाहिए था। इसमें इसका जो सेकंड कार्बन है उस पर एक रिंग लगी हुई है, फिनाइल रिंग, तो ये अल्फ़ा बीटा, तो ये आपका है बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जिससे हम स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म देख लेते हैं, आसान सा है, इसका मैकेनिज्म सबसे छोटा है। तो जब आप POCl3 से ट्रीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है और Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर कर लेता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OPOCl2 बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला नाइट्रोजन अपना चार्ज ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता है, तो ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, इस क्लोरीन के पास HCl निकल जाता है और ये रिंग्स ज्वाइन हो जाती हैं, रिंग बन जाती है इधर। अब नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन के रेजोनेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और OH POCl2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। फिर लास्ट स्टेप तो आसान सा है, जिसमें आप डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हो प्लेडियम और कार्बन के साथ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, आपका रिंग इधर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका आइसोक्विनोलिन का सिंथेसिस है बिशलर नेप्रेस्लस्की। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एक लिक्विड है, सिर्फ इंडोल सॉलिड था, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है 243, वाटर का आपको पता है 100 होता है, तो ये काफ़ी हाई हो जाता है, इसको बहुत हीट करना पड़ता है। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन ये अपने ऊपर ले लेता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इधर इस कार्बन पे पॉजिटिव। फिर इस चार्ज को आप रेजोनेट कर सकते हो
ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे आप दिखा सकते हो रेजोनेंस। ये वैसे नहीं पूछा जाता, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे रिंग में मूवमेंट होता है बेंजीन और पिरिडिन इधर। फिर बेसिसिटी की अगर हम बात करें, ये भी बेसिक है, सॉल्ट बनाता है। HCl से ट्रीट करेंगे तो भी सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाती है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे CH3 आ सकता है तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर भी 5 और 8 पोजीशन पे होता है। यहाँ पर जो 5 वाला आइसोमर है ये मेन प्रोडक्ट है। तो हमने सिर्फ 2 ही रिएक्शन लिखे हैं, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं। अगर ब्रोमिनेशन हम करते हैं तो 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनता है, यानी यहाँ पर होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाती है, कई बार मैकेनिज्म वेरी करता है और साइड रिएक्शंस भी हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो सेकंड पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है तो फर्स्ट पे होता है। और यहाँ पे भी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल ग्रुप आएगा, यहाँ पे सर्कल रह गया। तो इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। आसान सा रिएक्शन था ये। रिएक्शन चीची-बबीन रिएक्शन है, याद आ गया होगा आपको, सोडामाइड के साथ जो होता है लिक्विड अमोनिया में। फिर रिडक्शन जब हम करते हैं तो टिन HCl क्या करेगा, पिरिडिन रिंग को रिड्यूस करेगा। और सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं तो एक बॉन्ड रिड्यूस होगा जो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड है, सिर्फ 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। फिर ऑक्सीडेशन हम करते हैं, क्या आप उसके केस में आपको याद हो तो बेंजीन रिंग उड़ जाती है, यहाँ पर ये वाला पार्ट उड़ जाएगा और COH बचेगा। इस मॉलिक्यूल को हम जानते हैं फैलिक एसिड है और साथ में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर इधर वाली रिंग को इवेपोरेट कर दिए तो पिरिडिन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमारा फिर लास्ट रिएक्शन था, इसके साथ ये टॉपिक पूरा होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे मैकेनिज्म पूछ सकते हैं आइसोक्विनोलिन का। ये क्विनोलिन के जैसा ही होता है, सिमिलर स्टेप्स रहेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसके साथ ही टॉपिक पूरा होता है, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। ये आसान है लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आपने पहले कभी नहीं देखी, वो अब हो यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक टॉपिक ही आपके लिए बिल्कुल नया है। तो नया होने की वजह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा एक बार इसको ग्रास्प करने में, तो इसको टाइमली याद कर लेना। आप कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।